गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं रतन सर काबिल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है थ्योरी क्लास करेंगे पर्सनालिटी के ऊपर और इसका हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस से जो है WB टेट है जो उसका सिलेबस में ये है। इसमें भी है जो आपका जो सिगमंड फ्राइड है, जो एरिक एरिक्सन है, इसके बारे में थ्योरी डिटेल्स में जानना है और बाद बाकी जो पर्सनालिटी के ऊपर जितना भी थ्योरी है उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी रखेंगे, क्योंकि आपको सभी जानकारी रखना है, क्योंकि एग्जाम में किससे प्रश्न पूछेगा ये कहना मुश्किल है। जो सिलेबस में है वो भी और इसके अलावा भी जो अगल बगल से वो भी हम लोग देखेंगे। तो पहले देखते हैं जो पर्सनैलिटी जो है क्या है। पर्सनैलिटी यानी जिसको हम लोग कहते हैं व्यक्तित्व, हिंदी में जिसे कहते हैं व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व होता क्या है। सभी लोग इस जो वर्ड है, इस वर्ड से क्या है, सभी लोग क्या है, आप लोग परिचित हैं पर्सनैलिटी शब्द से। तो व्यक्तित्व उन समस्त गुणों का संगठन है जो कि समाज में व्यक्ति का कार्य तथा पद निर्धारित करता है। तो ये आज का जो परिभाषा है इसके अनुसार ये सबका समायोजित एक साथ ये रूप है। पहले क्या होता था, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी मतलब होता था कि बाहरी जो आवरण है, बाहर से जो लोग देखते थे उसी को क्या करते थे, पर्सनैलिटी कहते थे। यानी वो बोलने में कैसा है, वो ऊंचा है, लंबा है, कैसा कपड़ा पहनता है, किस तरह का ढंग है, तो उसको हम लोग पर्सनैलिटी समझ लेते थे। लेकिन आज के परिवेश में हम सिर्फ बाहरी आवरण को देख के पर्सनैलिटी का आकलन नहीं करते हैं। करते हैं क्या, उसका काम भी देखते हैं कि समाज में वो क्या काम कर रहा है, उसका पद यानी किस पोस्ट पे है, किस उसका जो प्रतिष्ठा है वो कैसी है, इसके आधार पे हम उसके व्यक्तित्व को क्या करते हैं, आकलन करते हैं। तो व्यक्तित्व जो शब्द जो है ये अंग्रेजी भाषा के जो है पर्सनैलिटी शब्द का क्या है, हिंदी रूपांतरण है, उसी का हिंदी किया गया है, जिसको लैटिन में इसका अर्थ होता है पर्सोना। क्या है, पर्सोना शब्द से क्या हुआ है, विकसित हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं मुखौटा या नकली चेहरा। मुखौटा अर्थात जो नाटक में जो पहनता है, अपने ऊपर एक प्लास्टिक का या काठ का पहले लगा लिया था, मुख के ऊपर नाटक वाले लोग पहनते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मुखौटा या नकली चेहरा लगा लेना। इसका मतलब यही है पर्सोना शब्द, पर्सोना का अर्थ होता है नकली चेहरा लगा लेना, और वही है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व अर्थात अपने आप को किस रूप में कोई व्यक्ति ढाल रहा है, इसी शब्द से क्या गया, पर्सोना शब्द से ये जो आपका पर्सनैलिटी है इसको लिया गया है। इसके ऊपर हम लोग देखेंगे जो अलग अलग तरह के जो मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्या कहा है व्यक्तित्व के बारे में, किस तरह का डिफिनेशन दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आपको डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है। हम देखते हैं मन अर्थात माइंड नहीं, मन अर्थात ये क्या है, साइकोलॉजिस्ट का नाम है। मन के अनुसार यानी साइकोलॉजिस्ट जो मन है उसके अनुसार व्यक्तित्व का क्या डिफिनेशन है, वो बताते हैं कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संगठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों और क्षमताओं और योग्यताओं का सबसे विशिष्ट संगठन है। यानी इन सब का क्या है, सम्मिलित रूप है कि जो है लोग अपने आप को किस तरह से उस सामंजस्य में, मतलब उस परिवेश में आपको किस तरह से संगठित करते हैं, समायोजित करते हैं, उसका रुचि किस चीज में है, किस तरह से उसका किस चीज के प्रति यानी समाज के प्रति, परिवार के प्रति कैसा उसका दृष्टिकोण है, किस तरह से व्यवहार करते हैं। वहीं पे यदि वैलेंटाइन के अनुसार देखते हैं, जो व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। यानी ये क्या कहते हैं, जन्मजात और अर्जित प्रवृत्ति, अर्थात किसी का जो पर्सनैलिटी है वो क्या है, जन्मजात अर्थात जो है इनेट, अर्थात क्या है, जो जन्म लेता है उससे पहले उसका निर्धारण हो जाता है। अर्थात ये किससे रिलेटेड हो गया, हेरिडिटी। जिस तरह से आपने हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में पढ़ा, उसको जब आपने अच्छा से पढ़ा और डिटेल्स में पढ़ा है तो उससे रिलेटेड ही क्या है आपका पर्सनैलिटी है, कुछ ज्यादा खास अंतर नहीं है। तो ये क्या है, जन्मजात है अर्थात हेरिडिटी का जो गुण है इसमें रहता है। वही क्या, अर्जित प्रवृत्तियां, यानी जो आपने देखा जो बच्चे जब जन्म लेता है समाज से बहुत सारा चीज सीखता है। तो व्यक्तित्व का डेवलपमेंट भी क्या होता है, अर्जित परिवृत्तियों पर निर्भर करता है। इन दोनों चीज पर क्या होता है, निर्भर करता है, जन्मजात भी होता है, अर्जित प्रवृत्ति, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों पर क्या है, व्यक्तित्व निर्भर करता है। ये किसने कहा था, वैलेंटाइन मार्शल ने कहा था। वहीं पे कैटल क्या कहते हैं, कैटल जो है एक साइकोलॉजिस्ट, वो कहते हैं कि पर्सनैलिटी इज दैट परस्यूट्स अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट ए पर्सन विल डू इन गिवन सिचुएशन। अर्थात जो किसी सिचुएशन में, किसी अवस्था में कोई भी आदमी किस तरह से व्यवहार करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तित्व का, उससे हम लोग आकलन करते हैं उसका। वहीं पर जो है विलियम वुडवर्थ हैं, उन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला कि व्यक्तित्व से उस व्यवहार का बोध होता है जो किसी को प्रिय लगती है,
किसी को प्रिय लगती है तो किसी को अप्रिय लगती है। अर्थात आप जो व्यवहार कर रहे हैं वो किसी के लिए प्रिय लग रहा है तो क्या होगा, उसके नजर में आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, लेकिन आपके व्यवहार से किसी को आहत पहुंच रहा है या अप्रिय है तो क्या कहेगा, आपका व्यक्तित्व ठीक नहीं है। इस तरह से देखते हैं GW ऑलपोर्ट जो है वो क्या बताते हैं कि व्यक्ति के भीतर विद्यमान मनोदैहिक व्यवस्थाओं का वह गतिशील स्वरूप जो उसके विलक्षण समंजन का निर्धारक हो उसका व्यक्तित्व कहलाता है। अर्थात उसके भीतर क्या है, जो क्वालिटी या गुण कहें जो विद्यमान होता है, जिसको क्या करता है वो प्रखर करता है या उसको दर्शाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं, और यही उसका निर्धारण करता है। तो कुछ जो महत्वपूर्ण जो डिफिनीशंस था वो हम लोगों ने देखा कि किसने व्यक्तित्व के बारे में क्या कहा। वहीं पर देखते हैं कि जो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो पर्सनैलिटी हैं, यानी क्या इसकी विशेषताएं हैं, यानी व्यक्तित्व जो है आपका पर्सनैलिटी में, ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है जो आपको डायरेक्ट MCQ में रहेगा तो आप वहां से समझ जाएंगे कि ये उस पर्सनैलिटी से रिलेटेड है या नहीं है, यानी उसका लक्षण है या नहीं है। जैसे बताया कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डायनामिक है, डायनामिक अर्थात गतिशील है, अर्थात ये स्थिर नहीं होता है। पर्सनैलिटी आप देखेंगे पर्सनैलिटी चेंज होता रहता है। यहीं पर देखेंगे अभी कोई, जैसे आप लोग क्या है परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो परीक्षा की तैयारी करने के पहले जो आपका व्यक्तित्व है, जैसे ही आपको नौकरी मिल जाएगा उसके बाद ही आपका पर्सनैलिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, हर चीज में बदल जाएगा। आपका जो भाव है, भंगिमा है, बोलने का तरीका है, रहन सहन है, सब बदल जाएगा। तो वहीं पर क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, डायनामिक अर्थात गतिशील है। वहीं पे बच्चा में देखते हैं, बच्चा का क्या है जो पर्सनैलिटी अलग होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, हाई स्कूल में जाता है पर्सनैलिटी चेंज होता है, कॉलेज में जाता है पर्सनैलिटी चेंज हो जाता है, उसके बाद जब अपने वो जीवन में आता है, दैनिक जीवन में, तब अलग पर्सनैलिटी होता है, और उसके बाद यदि किसी ऊंचे पद पर यदि उसको नौकरी प्राप्त हो जाता है या समाज में कोई अच्छा पद उसको मिल जाता है तो उसका पर्सनैलिटी व्यक्तित्व सब बदलता है, रहन सहन, बोलने का तरीका सब क्या होता है, बदल जाता है। तो इसीलिए इसको डायनामिक कहा गया कि ये एक जैसा नहीं रहता है, ये बदलता रहता है। दूसरा है क्या, सेल्फ कॉन्शियसनेस, इसमें चेतना है, विशिष्टता होती है, यूनिकनेस होती है। सबका व्यक्तित्व क्या होता है, अलग अलग होता है, किसी का व्यक्तित्व एक जैसा नहीं होता है। एक ही पद पर है आदमी, कई सारे आदमी है एक ही समाज में, फिर भी सब में क्या होगा, पर्सनैलिटी सबका, बोलने का तरीका, रहन सहन, बात विचार सभी क्या होता है, अलग होता है। इसलिए क्या है, इसमें क्या होता है, एक यूनिकनेस होता है, गोल डायरेक्टेड, लक्ष्य निर्धारित होता है। सोशलिटी यानी सुजनता, यानी समाज में अच्छे तरह से सामंजस्य कर लेने को क्या कहते हैं, सुजनता कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, व्यक्तित्व। ये सब क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यानी एबिलिटी ऑफ एडजस्टमेंट, समायोजन की क्षमता, समाज में किस तरह से कोई व्यक्ति अपने आप को समायोजित कर लेता है तो वो होता है सुसमायोजन, नहीं कर पाता तो कुसमायोजन कहलाता है। वहीं पे क्या है, स्थिरता, स्थिरता यहाँ पे दिखाएगा कि ये डायनामिक है, वहीं पे दिखाएगा ये स्थिरता है। स्थिरता अर्थात जब व्यक्ति किसी चीज को प्राप्त कर लेता है, अपने आप को उसी रूप में क्या करता है, प्रस्तुत करता रहता है, एक ही तरह का जीवन जीता रहता है, तो कहेंगे उसका व्यक्तित्व में क्या स्थिरता आ गई है। यानी कोई व्यक्ति क्या है, बचपन से पढ़ाई लिखाई कर रहा है, अपना जो लेवल है चेंज करता है, जैसे बताया प्राइमरी से जाएगा हाई स्कूल में, हाई स्कूल से कॉलेज में जाएगा, तो हर जगह उसका चेंज होता रहता है। लेकिन जब वो क्या करता है, एक मध्य अवस्था में आता है, नौकरी कर लेता है या कोई मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहा है और उसी लेवल पे बहुत सालों तक चल रहा है, एक ही तरह का लाइफ जीवन जो है व्यतीत कर रहा है, तो उसमें क्या होती है, एक स्थिरता आ जाती है। उसके बाद क्या है, पर्सनल दृढ़ता होती है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, यानी फ्लेक्सिबल है अर्थात क्या है, हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, कभी ऊंच नीच यानी व्यवहार में परिवर्तन करता है। एक ही व्यक्ति को आप देखेंगे कि ऑफिस में वो क्या है, अलग तरह से बर्ताव कर रहा है, उसकी पर्सनालिटी अलग होती है, जबकि क्या है घर में अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ उसका व्यक्तित्व क्या होता है, अलग होता है। तो क्या फ्लेक्सिबल है, एक ही जैसा नहीं रहता हर जगह। मतलब जो बहुत सारे जो रूढ़ व्यक्ति होते हैं, जो एक ही जैसा, मैंने ऑफिस में जैसा है घर में भी वैसा रहेगा, ऐसा नहीं होता। ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल। इसके बाद क्या है, इंटीग्रेशन। ये सारे उसके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। स्ट्रॉन्ग विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति होना क्या है, व्यक्तित्व के लिए जरूरी है। यदि उसके भीतर दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगा तो उसका व्यक्तित्व निखर कर बाहर नहीं आएगा और क्या होगा, उसमें परिवर्तन होता रहेगा। इसी तरह से क्या है, साइकोफिजिकल, मनोवैज्ञानिक, ये भी क्या है होता है। तो कई सारे क्या है इसका, आप देखें बहुत सारे पॉइंट्स है। ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या पर्सनालिटी है। यदि आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन रहता है तो इस पॉइंट्स को आप याद रखिएगा कि क्या बताया गया है, इससे रिलेटेड है या नहीं है। वहीं पर देखते हैं जो व्यक्तित्व का जो है
जो वर्गीकरण यानी इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो जुंग का जो थ्योरी है, यहाँ पर भी एक थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद भी और एक जुंग ने थ्योरी दिया वो भी देखेंगे। तो जुंग जो है, CQ जुंग ने वर्गीकरण किया है व्यक्तित्व का, तो विचारों और भावों के आधार पर किया। उनके अनुसार व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं। जुंग के अनुसार कितने होते हैं? 3 प्रकार के। जो पहला है वो क्या है? अंतर्मुखी, इंट्रोवर्टेड जिसको कहते हैं, अंतर्मुखी। इसमें क्या होता है? इंट्रोवर्टेड पीपल्स आर लॉस्ट इन देयर थॉट। वो क्या करता है? अपने ही विचारों में खोए रहते हैं। इंडिफरेंट सोशलिटी, अनसोशल, इंटरेस्टेड इन रीडिंग एंड राइटिंग, आइडियलिस्टिक, स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है। तो अंतर्मुखी यानी अपने आप में एकांत में रहेंगे, किसी से ज्यादा बात नहीं करेंगे, अपने घर में ज्यादातर रहते हैं, समाज में ज्यादा घुलते मिलते नहीं है, अपने आप में खोए रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पीपल है, अपने काम की वजह से हो या अपने रुचियों की वजह से हो, या हो सकता है कि उसे बाहर में समायोजन करने में असुविधा महसूस हो रहा हो, या उसको शर्म आ रहा हो, लज्जा का अनुभव कर रहा हो, या किसी से उलझना नहीं चाहता, इसलिए वो अकेलेपन में रहना चाहता है। तो इसलिए इस तरह के आदमी को क्या कहते हैं? इंट्रोवर्टेड कहते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति अपने थॉट्स, अपना ही चिंतन में, उसका जिस तरह का काम हो उसी विचार में क्या करता है? खोया रहता है। उसी को कहते हैं। यानी उदासीन भी हो सकता है, एकांता, अमिलनसार, पढ़ने लिखने में रुचि रखने वाले भी हो सकते हैं। यानी पढ़ाई लिखाई में इतना विलीन रहते हैं कि बाहर निकलने का उसको समय ही नहीं मिल पाता। यदि बाहर जाएगा तो उसको ये समय नहीं मिल पाएगा, इसीलिए क्या होता है? उसको अकेले रहना पसंद है। आदर्शवादी होते हैं और दृढ़ स्वभाव वाले होते हैं। यदि दृढ़ स्वभाव उसका नहीं होगा तो क्या होगा? वो स्थिर नहीं रह पाएगा, अपने आप को एक जगह पे नहीं रख पाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह को हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्मुखी। तो याद रखिएगा इसका क्या क्या क्वालिटी है, देखना इंट्रोवर्टेड का। वहीं पे दूसरा जो है तरह का जो व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी, ठीक उसका जो होता है अपोजिट होता है, इसको कहते हैं एक्सट्रोवर्टेड। क्या कहते हैं इसको? एक्सट्रोवर्टेड। ऐसे व्यक्ति आशावादी होते हैं, साहसी होते हैं, परिवर्तन में विश्वास करने वाले होते हैं, संभावनाओं में विश्वास करने वाले, दूसरों की प्रशंसा करने वाले, मिलनसार एवं सामाजिक होते हैं। अर्थात ये क्या करते हैं? मिलनसार इसलिए क्या? क्योंकि बाहर निकलेंगे। बहिर्मुखी इसलिए क्या गया? बाहर निकलेंगे, बाहर लोगों से मिलेंगे, समाज में इसके बहुत सारे दोस्त होंगे, हर तरह के सबसे मिलेंगे। तो इसीलिए क्या होता है? ये सामाजिक होते हैं। सामाजिक कामों में क्या करते हैं? ये भागीदार होते हैं, यानी भाग लेते हैं। समाज का कोई भी काम हो, पूजा पाठ हो, रास्ता हो, घाट हो, सफाई अभियान, कुछ भी हो, खेल हो, सब में जाकर क्या करेंगे? भाग लेंगे। इस तरह के व्यक्ति को क्या कहते हैं? बहिर्मुखी या एक्सट्रोवर्टेड कहते हैं। वहीं पे तीसरा टाइप का जो है वो क्या है? उभयमुखी। उभयमुखी यानी जब देखा गया कि जो पहला क्या था? अंतर्मुखी और दूसरा है बहिर्मुखी। तो पूरे दुनिया में इतने सारे पीपल हैं, तो हम सभी को सिर्फ 2 ही कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। हम नहीं देख सकते कि कोई एक पीपल में पूरा का पूरा अंतर्मुखी का गुण है या एक पीपल में पूरा का पूरा क्या है? बहिर्मुखी का गुण है। ऐसे पीपल हैं जो कुछ में है, कुछ में बहिर्मुखी गुण भी है, कुछ में अंतर्मुखी गुण भी है, लेकिन कुछ ऐसे पीपल भी मिलते हैं जिसमें दोनों तरह के गुण क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो उसे कहते हैं एम्बिवर्टेड या उभयमुखी पीपल। इस प्रकार के लोगों में अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व के कुछ कुछ गुण विद्यमान होते हैं। विश्व के अधिकांश लोग इसी श्रेणी में आते हैं। देखा, ये अधिकांश लोग अर्थात क्या है? आपका जो है उभयमुखी श्रेणी में, जिसमें क्या है? जो आपका अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों का गुण होता है, थोड़ा थोड़ा विद्यमान रहता है। इस तरह के लोग हैं इस संसार में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कौन सा? एम्बिवर्टेड यानी उभयमुखी चरित्र के लोग। अब देखेंगे विभिन्न अवस्थाओं में व्यक्तित्व का विकास, यानी जो स्टेज है, कई सारे आपने स्टेज पढ़ा, हर जो साइकोलॉजिस्ट है बहुत सारा 4-5 का अभी तक आपने पढ़ चुका है स्टेज, प्राय सबका स्टेज है। स्टेज अर्थात जो डेवलपमेंट का स्टेज है, इसमें भी देखेंगे पर्सनैलिटी में भी डेवलपमेंट का स्टेज है। सब प्राय क्या है? मिलता जुलता है, एक जैसा ही है। अब देखेंगे जन्म से पूर्व की अवस्था को हम लोग देखेंगे, उसमें व्यक्तित्व का विकास, यानी जब बच्चा जन्म नहीं लिया है। हमने बताया थोड़ा देर पहले कि आपको कि व्यक्तित्व पे क्या है? हेरिडिटी का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जन्म से पूर्व क्या उसका व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। तो जन्म से पूर्व उसका किस तरह का व्यक्तित्व का निर्माण होता है वो देखेंगे। शिशु के व्यक्तित्व का जो विकास है भ्रूणावस्था में क्या होता है? प्रारंभ हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बालक के विभिन्न प्रकार के संवेग, जो भी उसका इमोशंस है, रुचि है, उसकी जो मानसिक क्षमता है, उसका 70% कितना? 70% विकास गर्भावस्था में ही हो जाता है। यानी पर्सनालिटी में देखेंगे संवेग, रुचि और मानसिक क्षमता का विकास 70%, यानी जो बच्चा होगा बड़ा होकर किस तरह से होगा, वो जन्म से पूर्व क्या होता है? 70%
निर्धारित हो जाता है। उसके बाद जो है 30% जो बाहर के वातावरण का प्रभाव पड़ता है उस पर वो डिपेंड करता है कि वो अपने आप को किस तरह से ढाल सकता है, किस तरह से बदल सकता है। तो हेरिडिटी का क्या इसमें बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और इसमें देखेंगे कि ये जो निर्धारण है, यदि क्या हो रहा है कि जो माँ है यानी शिशु को जन्म देने माँ, उसकी शादी यदि बहुत कम एज में हो जा रहा है तो भी क्या होगा, बच्चे के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और उसका व्यक्तित्व में बहुत सारा अंतर पाया जाता है। हम देखते हैं कि यदि कोई माँ है जब गर्भ धारण की हुई है और वो नशे का सेवन करती है तो भी क्या होगा, बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि बच्चे का जो 70% विकास जो है वो कहाँ हो रहा है, गर्भ में ही हो रहा है। इसीलिए इस समय क्या है, माँ का जो ख्याल करना बहुत ही जरूरी है, उसका व्यवहार, उसका आचरण। यदि किसी से वो झगड़ा भी करे तो भी बच्चे के व्यक्तित्व पे क्या है, असर पड़ेगा। यदि जो गर्भवती माँ है उसको आप टेंशन दे रहे हैं, उसको आप डांट रहे हैं तो भी क्या होगा, उसके बच्चे का व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस समय, क्योंकि इस समय क्या है, जो 70% डेवलपमेंट हो रहा है, तो अर्थात जब बच्चा गर्भ में है इस समय उसका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट जो है, जो दूसरा स्टेज है वो आता है शैशवावस्था आता है, यानी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इन इन्फेंसी, यानी 2 से 3 साल तक का जो उम्र है, 2 से 3 वर्ष का उम्र, यानी जन्म से लेकर 2-3 वर्ष के उम्र के बच्चे को हम लोग किस में रखें, शैशवावस्था में, अर्थात किसमें, इन्फेंसी स्टेज में रखें। इसमें क्या होता है, बालकों के व्यक्तित्व का जो विकास शैशवावस्था में उसके साथ किए जाने वाली अंतःक्रिया से प्रभावित होती है। यानी 2-3 साल तक के बच्चे हैं वो क्या करते हैं, चलना सीख जाते हैं, बोलना सीख जाते हैं, तो उसके साथ किस तरह से आप क्या कर रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं, किस तरह से उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, मम्मी का, पापा का, दादा दादी का व्यवहार उसके साथ कैसा है, या आस पड़ोस है या सगे संबंधी जो आपके घर में आते हैं उसका व्यवहार बच्चे के साथ कैसा है। जिस तरह से बच्चे के साथ इंटरेक्शन कीजिएगा, जिस तरह से बात कीजिएगा, उसके साथ जैसा व्यवहार कीजिएगा, बच्चे भी उसी तरह का पर्सनैलिटी को एडॉप्ट करेगा। जिस तरह से शैशवावस्था का प्रभाव बालक के व्यक्तित्व अस्थायी रूप से पड़ता है, यानी इसी अवस्था में वो सारे जो भविष्य में किस तरह का होना है उसके मन पे प्रभाव पड़ता है, और मन पे जो प्रभाव पड़ गया वही उसमें क्या होता है, स्थायी रूप धारण कर लेता है, उसको भुला नहीं पाता है ठीक से। इसी अवस्था में बच्चों के मन में सामाजिक मनोवृत्ति का विकास होता है। सामाजिक मनोवृत्ति, क्योंकि सामाजिक मनोवृत्ति अर्थात तो समाज अर्थात तो पहला समाज क्या है, उसका घर ही है। जो घर में वो मम्मी पापा दादा दादी जिससे भी बात कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है, वही उसका क्या है, पहला समाज है। उसके बाद जब वो निकलता है तो स्कूल हो जाता है, खेल का मैदान हो जाता है, या उसका परिवेश या अगल बगल के लोग हो जाते हैं। तो सामाजिक मनोवृत्ति का विकास यानी किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, आचरण करना है, ये समझना, कौन बड़ा है कौन छोटा है, मम्मी है पापा है टीचर्स है, इसको समझना। इसी अवस्था में क्या होता है, ये डेवलप होना शुरू हो जाता है 2 से 3 साल तक। 2-3 साल अर्थात जन्म से लेकर के 2-3 साल की अवस्थाओं में बच्चे के मन पर। नेक्स्ट जो है वो है बाल्यावस्था। द स्टेज इज कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट स्टेज, जो बाल्यावस्था में होता है व्यक्तित्व का विकास, यानी 2-3 वर्ष से 13 वर्ष का जो रहता है, इसका हम देख रहे हैं। इस अवस्था को बालक के व्यक्तित्व विकास की अहम अवस्था माना गया, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया इस अवस्था को। किसी खास इच्छा की पूर्ति कुछ सामाजिक प्रतिबंध का नहीं हो पाती है, तो ऐसी इच्छा चेतन से अचेतन में जाकर के, चेतन मन और अचेतन मन जो है उसमें जाकर के क्या होता है, संग्रहित हो जाता है। अर्थात 2-3 से 13 वर्ष का बच्चा को, यानी कोई भी बात जो है जो उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पा रही है, अर्थात वो कोई चीज चाह रहा है, उसका जो डिजायर है, मान ली इस उम्र के बच्चे को कोई खिलौना चाहिए, आप उसे नहीं दिला पा रहे, या आप उसमें दिलाना नहीं चाहते, या आप उसको दिलाने में अक्षम है, वो क्या करे, अपने सहपाठी के यहाँ देख रहा है या दूसरे बच्चों के पास देख रहा है, तो क्या करेगा, उस चीज को नहीं प्राप्त करने के कारण उसके मन में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। यानी जो कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में जाकर वो डिपॉजिट हो जा रहा है, संचित हो जा रहा है, उसके मन में बैठ जा रहा है। कोई भी चीज हो, कोई भी इच्छा यदि उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है तो वो चीज को अपने मन में जमा कर लेता है, यानी वो भुलाता नहीं है। कभी ना कभी क्या होगा, ये उसको बाहर निकल के जरूर आएगा, उसको ये याद रह जाता है। तो ये क्या होता है, चेतन से अचेतन मन में जाकर के जमा हो जाता है। संग्रहित होना अर्थात जमा होता है। बच्चा अनुकरणशील होता है। इस अवस्था में क्या होता है, अनुकरणशील होता है, यानी 2-3 से लेकर 13 वर्ष की अवस्था में ये क्या करता है, दूसरों को देखता है,
उसी के अनुसार क्या करता है, बनने की कोशिश करता है, अपना आचरण वैसा ही बनाता है। इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि बच्चा क्या है, अनुकरणशील है इस अवस्था में। वो अनुकरण के द्वारा ही उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं, नैतिक नियम या सामाजिक गुणों को सीखता है। अर्थात वो क्या कर रहा है, जिस परिवेश में है उसी तरह का उसमें गुण क्या है, उसी तरह का पर्सनैलिटी डेवलप होगा। उसके फैमिली में जिस तरह का आचरण हो रहा है, जिस तरह का बात हो रहा है, जिस तरह का भाषा का विकास हो रहा है, बच्चे में भी होगा। स्कूल में भी वो टीचर को देख के सीखता है, दूसरे सहपाठी को देख के सीखता है, समाज को देख के सीखता है। तो पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होना पहले ही शुरू हो गया था, यहाँ पे उसका उसी के अनुसार अपने आप को ढालने लग जाता है। उसके बाद इस अवस्था में जो बालक के व्यक्तित्व में सहयोगात्मक भावना की भी विकास होने लगता है। सहयोगात्मक भावना अर्थात बच्चे क्या करते हैं, इस उम्र में जाकर के उसके दोस्त बनने लगते हैं, यानी स्कूल में दोस्त बनते हैं, घर पर दोस्त बनते हैं, समाज में दोस्त बनते हैं। तो एक दूसरे का हेल्प करना यानी सहयोग करना किसी काम में, उसमें यह विकसित होने लगता है इसी एज में आकर के। कैटल इस अवस्था को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। क्या मानते हैं, बहुत ही क्या ये अवस्था महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है और इस अवस्था में उसके मन पर जो प्रभाव पड़ेगा और जो वो अपनी इच्छा को पूर्ति नहीं कर पाता, उसको क्या करता है, अचेतन मन में जाकर के वो जमा होता है। वो कभी ना कभी उसमें से ये बाहर निकल के वो जरूर आएगा भविष्य में। नेक्स्ट जो है किशोरावस्था में व्यक्तित्व का विकास यानी जो है डेवलपमेंट एडोलसेंस है, जो किशोरावस्था ये कब से होता है, 13 से 14 साल तक लेकर के आपका 18 से 19 साल तक को हम लोग क्या कहते हैं, किशोरावस्था या एडोलसेंस एज कहते हैं। इट इज कंसाइडर्ड विद द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक एंड स्ट्रेसफुल स्टेज। क्या बहुत ही क्या समस्यापूर्ण और स्ट्रेसफुल यानी चिंताजनक होती है, यानी एनेक्सिटी का होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एडोलसेंस एज में इसमें बहुत सारे उसके शरीर में क्या होता है, परिवर्तन आता है, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। यानी शारीरिक परिवर्तन होता है, उसका बहुत सारा जो शारीरिक पार्ट्स है ग्रो करता है, शरीर पे दाढ़ी मूछ आने लगता है, पिंपल्स आने लगता है, उसमें हार्मोनल चेंजेस होने लगता है। इसीलिए क्या होता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस यानी वो स्ट्रेस में रहने लग जाता है या उसका भविष्य का चिंता होने लगता है, क्योंकि बच्चे हाई स्कूल में रहते हैं। आगे की भी चिंता होती है कि आगे चल के क्या पढ़ाई करना है, कौन सा कोर्स लेना है, किस लाइन में जाना है, जिंदगी में क्या करना है। सारी समस्याओं का कारण क्या होता है, इसीलिए इसको क्या कहा है, स्ट्रेसफुल एज या प्रॉब्लमैटिक एज कहा गया है। इन दिस स्टेज हिज नेचर बिकम्स रिबेलियस, कंजम्पशंस ऑफ intoxicants, criminal behavior, obscene acts, etc. became evident in this stage, whereas girls try to develop themselves as successful housewives by developing qualities of family responsibility, love, sacrifices, etc. यानी जो लड़के होते हैं इसमें क्या करते हैं, उसको जिस तरह से संगति प्राप्त होगा अपने आप को उसी में ढालना शुरू करता है। क्योंकि लड़के क्या करते हैं, घर में है, घर से बाहर भी निकलते हैं, उसके आने का भी समय ठीक होता है, आराम से घूम फिर सकते हैं। तो बाहर जिस तरह का यानी खेल के मैदान में ही बहुत समय रहते हैं, 2, 3, 4 घंटे भी रहते हैं। तो जिस तरह का उसको संगति मिलेगा उसी संगति में अपने आप को ढालना शुरू करता है। यानी उसको यदि मिल जाए स्मोकिंग करने वाले लोग यानी उसके दोस्त, वो भी स्मोकिंग करना सीख जाएगा, नशा करना सीख जाएगा। इसी उम्र में क्या करता है, बच्चे नशा करना भी सीखते हैं, गाली देना सीख जाएंगे, या गलत संगति जो क्या है समाज के विपरीत है नियम के, वो भी सीख लेते हैं। क्योंकि क्या है, बाहर है बहुत समय तक, तो जिसके संगति में रहेगा वैसा संगति सीख जाता है। लेकिन वहीं पर जब हम लड़कियों के बारे में देखते हैं तो क्या करती है, घर के काम में हाथ बटाने लगती है, घर का काम काज सीखती है, पूजा पाठ सीखती है। क्यों? क्योंकि लड़कियों को क्या एक बाउंड्री में रखा जाता है, उसको हम फ्री नहीं छोड़ते हैं कि आप बाहर में ही रहो, सब समय खेलते रहो। या इस उम्र के लड़कियों को ज्यादा समय तक वो जाते भी हैं तो पेरेंट्स के साथ या भाई के साथ या किसी के साथ जाते हैं, तो बाहर में क्या है अपने फ्रेंड्स के साथ या इस तरह के फ्रेंड्स से ज्यादा समय नहीं बिता पाते। ज्यादातर समय इनका घर में बीतता है या स्कूल में बीतता है, और घर में जिस तरह का वो देखती है, जिस तरह का आचरण होता है, उसी के अनुसार वो काम सीखता है। इसीलिए घर में रह करके घर के कामों को करता है या पूजा पाठ इस तरह के दायित्वों को क्या करता है, वो निभाने लगता है। इसी तरह से क्या हो रहा है, इस एज में लड़के और लड़कियों में जो व्यक्तित्व में क्या होता है, परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है, अब देखेंगे थ्योरी के ऊपर कि इसका क्या थ्योरी है। तो थ्योरी में देखेंगे पहला क्या है, प्रकार सिद्धांत है, टाइप थ्योरी है। टाइप थ्योरी है, ये सबसे पहला थ्योरी दिया गया व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में। और ये कब दिया गया, बताया जा रहा है 400 BC यानी 400 बिफोर क्राइस्ट में।
तो सबसे पहला व्यक्तित्व का सिद्धांत जो टाइप थ्योरी किसने दिया था? हिप्पोक्रेट्स ने दिया था। 400 बीसी में जो प्रतिपादित किया था। इसका 4 मुख्य द्रव्य यानी पीला, पित्त, काला, पित्त, रक्त तथा कफ या सलिस्मा के ऊपर इसने दिया था। अर्थात जो हिप्पोक्रेट्स ने 400 बीसी पहले इन्होंने था जो शरीर के भीतर जो कहते हैं पित्त निकलता है, पित्त के अनुसार क्या हो रहा है व्यक्तित्व का निर्धारण होता है, उन्होंने ऐसा पहले कहा था। यानी आज क्या है 400 बीसी पहले। लेकिन जो अभी के जो मनोवैज्ञानिक है वो क्या करते हैं, इस बात से राजी नहीं होते हैं। उन्हें ये भी नहीं मानते इस तरह का पित्त निकलता है कि नहीं निकलता है, और ये पित्त जो है व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता भी है कि नहीं डालता है। चूंकि ये हमने इसलिए लिया क्योंकि ये क्या है सबसे पहला सिद्धांत दिया था और बहुत दिन पहले दिया था, इतिहास से संबंधित इसलिए लिया था। तो टाइप थ्योरी कभी भी पूछेगा टाइप थ्योरी क्या है तो आपको क्या है किसने दिया था? हिप्पोक्रेट्स ने दिया था। और किस तरह का ये नहीं पूछा जाता है, ये 400 बीसी पहले। इसके बाद जो आया है जो नए जो उसके बाद जो मनोविद है ना, इसने क्या किया था, शरीर रचना के आधार पर क्या किया था, इसको दिया था। तो शरीर रचना के आधार पर जो सिद्धांत दिया उसमें 2 जो मनोवैज्ञानिक है, एक है क्रेस्मर, दूसरा है सेल्डन, इसने दिया। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी के बारे में देखेंगे क्रेस्मर ने क्या किया और सेल्डन ने क्या किया था। शरीर रचना के आधार पर पर्सनैलिटी के बारे में किस तरह का थ्योरी दिया है। तो देखते हैं जो क्रेस्मर ने व्यक्तित्व के बारे में 4 बातें क्या है बताया है। तो क्या बताया, जो व्यक्तित्व अर्थात जो शरीर रचना, जो बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है, जैसे छोटा होना, लंबा होना, इसके आधार पर 4 प्रकार के लोगों का पर्सनैलिटी के बारे में उन्होंने बताया। इसमें से जो पहला प्रकार है उसने क्या कहा, उसको पिकनिक प्रकार कहा। क्या कहा? पिकनिक टाइप के लोग। यानी इस टाइप के लोग का क्या होता है, कद क्या होगा, छोटा होगा, उसका जो प्रॉपर्टीज है, यानी इस टाइप के पिकनिक टाइप के लोग। शरीर भारी एवं गोलाकार होगा, गर्दन क्या होगी, छोटी होगी एवं मोटी होगी। सामाजिक होते हैं इस तरह के लोग। खाने पीने तथा सोने में क्या होता है, इनको काफी मजा आता है। तथा ये खुश मिजाज होते हैं, यानी जो पिकनिक टाइप के लोग हैं ये खुश मिजाज होते हैं। इस तरह के स्वभाव या चित्त प्रकृति को केसर ने क्या कहा, साइक्लोट कहा। साइक्लोट यानी जो छोटे प्रकार के लोग हैं, छोटे कद के लोग हैं, शरीर क्या होगा, भारी होगा, गर्दन गोलाकार, तो ये क्या है जो खुश मिजाज हैं, और इनको क्या कहा गया, साइक्लोट। ये क्या होगा, उनका पहला पिकनिक प्रकार, 4 प्रकार में से पहला। नेक्स्ट है जो एस्थेनिक प्रकार का जो पर्सनैलिटी बताया उन्होंने। इसमें किस तरह के लोग आते हैं, इनका कद क्या होगा, लंबा होगा, ये लंबे होंगे, दुबले पतले शरीर वाले होंगे, और शरीर की जो मांसपेशियां हैं विकसित नहीं होती हैं। लंबे तो होंगे लेकिन जो क्या है दुबले पतले हैं, और शरीर की मांसपेशियां सही से काम नहीं करें, अच्छी तरह से डेवलप नहीं है। इनका वजन क्या होता है, कम होता है, यानी जो वजन इस एज में उसके एज के अनुसार होना चाहिए उस तरह का वजन उसके पास नहीं होता है। स्वभाव क्या होगा, चिड़चिड़ा होगा। स्वभाव स्वाभाविक है, जब उसका वजन कम होगा और उसका मांसपेशियां विकसित नहीं होगा तो स्वभाव क्या है, चिड़चिड़ापन होना स्वाभाविक है। सामाजिक उत्तरदायित्व से ये क्या करते हैं, दूरी बना के रखते हैं। कौन सा, एस्थेनिक प्रकार के लोग। ऐसे व्यक्ति में दिवा स्वप्न अधिक होता है। दिवा स्वप्न, डे ड्रीम क्या होता है, अधिक होता है, यानी काम नहीं करेंगे और सोचते रहेंगे कैसा होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से। इस तरह की जो परिचित प्रकृति है स्वभाव को क्रेस्मर ने सीजो आर्ट का क्या कहा इसको, यानी एस्थेनिक प्रकार के लोगों को सीजो आर्ट की संज्ञा दी है। इसके बाद जो है एक होता है एथलेटिक प्रकार। एथलेटिक प्रकार यानी इस तरह के पर्सनैलिटी वाले लोग कैसे होते हैं, इसकी मांसपेशियां क्या होती है, काफी विकसित होती है। क्योंकि ये एथलेटिक है अर्थात जो खेल कूद में क्या होता है अपने आप को ढाले रहते हैं, रुचि रखते हैं, खेलते हैं, तो क्या होता है इसलिए इसकी मांसपेशियां काफी क्या होती है, विकसित होती है। एवं शरीर जो होता है वो गठा हुआ होता है। शारीरिक कद ना तो अधिक क्या होगा लंबा और ना अधिक क्या होगा छोटा ही होगा, यानी क्या होता है मीडियम हाइट का, बहुत ही छोटा भी नहीं है, बहुत ही क्या लंबा नहीं है। इसकी मांसपेशियां विकसित है और इन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा काफी मिलती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, घुलते मिलते हैं, मिलनसार होते हैं और शरीर का गठन अच्छा होता है, जिसके कारण क्या होता है सामाजिक प्रतिष्ठा भी इनको बहुत ही मिलता है। नेक्स्ट जो होता है डायस्प्लास्टिक प्रकार। डायस्प्लास्टिक प्रकार के लोग में क्या होता है, इस श्रेणी में उन व्यक्तियों को रखा जाता है जिसमें ऊपर के तीनों प्रकार में से किसी एक प्रकार का स्पष्ट गुण नहीं मिलता। ऊपर के जो 3 प्रकार का गुण देखें, यदि किसी व्यक्ति में 2-3 गुण एक साथ रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायस्प्लास्टिक प्रकार। बल्कि इन तीनों प्रकार के गुण का क्या होता है, मिला जुला रूप होता है। इसके बाद जो है क्रेस्मर के बाद सेल्डन ने क्या बताया, सेल्डन ने 1940 में शरीर गठन के आधार पर दूसरा सिद्धांत बनाया
जिसे क्या कहते हैं, सोमेटोटाइप सिद्धांत कहते हैं। अर्थात जो शेल्डन था वो क्रेस्मर के सिद्धांत को नहीं माना। उसने कहा कि नहीं, दुनिया में इस तरह के लोग जो सिर्फ इसी शारीरिक रचना के आधार पर किसी की पर्सनालिटी के बारे में बोलेंगे, ये क्या होगा, पूरा पूरा गलत होगा। यानी उसका क्या क्रिटिसाइज किया, किसका, क्रेस्मर के सिद्धांत को, और एक नया सिद्धांत दिया जिसे सोमेटोटाइप सिद्धांत बता दिया। लेकिन जो शेल्डन था उसने भी क्या, शरीर रचना के आधार पर ही क्या क्या सिद्धांत दिया। तो शरीर रचना के आधार पर इन्होंने क्या सिद्धांत दिया, शेल्डन ने 3 प्रकार बताए हैं, उन्होंने 4 प्रकार बताया था, इन्होंने क्या क्या 3 प्रकार बताए व्यक्तित्व के। पहला क्या बताया, एंडोमॉर्फी टाइप का पर्सनालिटी के बारे में बताया। एंडोमॉर्फी में क्या आता है, इस प्रकार के व्यक्ति मोटे एवं नाटे होते हैं और इनका शरीर गोलाकार दिखता है। अर्थात इसका जो एंडोमॉर्फी टाइप है वो भी क्या है, क्रेस्मर के पिकनिक टाइप के बराबर ही है। इन्होंने भी वही बात कहा, हालांकि उनका क्रिटिसाइज किया, लेकिन बात एक ही बात बताया। उसके बाद क्या दूसरा बताया, मेसोमॉर्फी बताया। यानी मेसोमॉर्फी में इस प्रकार के व्यक्तित्व शरीर की हड्डियां एवं मांसपेशियां काफी विकसित होती हैं तथा शारीरिक गठन काफी सुडौल होता है। तो क्रेस्मर में भी यही बात कहा था। उसने जो एथलेटिक टाइप में बताया, इसका मेसोमॉर्फी टाइप में बताया। दोनों के बात भी एक ही है, मिलता जुलता है। वहीं पे तीसरा बताया जो क्या, एक्टोमॉर्फी। इस प्रकार के लोग का जो व्यक्तित्व होता है, कद लंबा होता है परंतु क्या होता है उसमें, व्यक्ति दुबले पतले होते हैं। दुबले पतले होता है तो इसका भी मांसपेशी क्या होता है, विकसित नहीं होता है। स्वभाव क्या होगा, चिड़चिड़ा होगा। वजन क्या होता है, कम होता है। अर्थात उनका जो 4 प्रकार था, इनका 3 प्रकार, उसके 3 प्रकार से क्या होता है, मिलता जुलता है। तो ये क्या था, किसके अनुसार, शेल्डन और वो जो क्रेस्मर था, और ये शेल्डन है, शेल्डन के अनुसार क्या, व्यक्तित्व का प्रकार। इसके बाद का जो थ्योरी है वो देखेंगे, सीलगुण सिद्धांत। क्या है, सीलगुण सिद्धांत, यानी जिसको कहते हैं ट्रेट थ्योरी। क्या कहते हैं हम लोग, ट्रेट थ्योरी कहते हैं। यानी व्यक्तित्व का जो सीलगुण सिद्धांत के अनुसार मानव का व्यक्तित्व विभिन्न प्रकार के सीलगुणों का गत्यात्मक क्या है, संगठन है। अर्थात जो उसका जो सीलगुण अर्थात उसका बहुत सारे जो व्यवहार हैं, सभी व्यवहारों का सम्मिलित रूप, यानी क्या बोल रहा है, यानी हर चीज को देखेंगे। सीलगुण सिर्फ एक तरह के प्रॉपर्टीज को नहीं देखते, एक तरह के गुण को हम लोग नहीं देखते। उसके भीतर किस तरह का, बोल कैसे रहा है, उसकी सामाजिक स्थिति कैसी है, चल कैसे रहा है, पहनता कैसे है, भाषा किस तरह से प्रेषित कर रहा है, कितने भाषा का ज्ञान है, कितना सारा नॉलेज है, सभी चीजों का आधार पर कितना पढ़ा लिखा है, सारे चीजों को सम्मिलित रूप करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी चीज को सीलगुण कहते हैं। उसके आधार पर क्या करते हैं, व्यक्तित्व का गठन होता है। जिस प्रकार मानव की मकान की संरचना छोटे छोटे ईंट, सीमेंट, गिट्टी, बालू आदि से निर्मित होती है, उसी प्रकार मानव का व्यक्तित्व विभिन्न प्रकार के सील गुणों का क्या है, संगठित रूप है। तो इसी तरह सील गुण के आधार पर क्या कहते हैं, इसको ट्रेट थ्योरी कहा गया है। नेक्स्ट है, आल्पोर्ट तथा कैटल आदि ने व्यक्तित्व की संरचना को समझाने के लिए सीलगुण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने सीलगुण सिद्धांत दिया, आपको 2 नाम है, एक है आल्पोर्ट, दूसरा क्या है, कैटल। इन 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर के इस सीलगुण सिद्धांत का क्या प्रतिपादन किया, यानी इस तरह का सिद्धांत दिया। कैटल द्वारा वर्णित किए गए व्यक्तित्व सीलगुणों की संख्या 16 है। 16 प्रकार का सीलगुणों के बारे में उन्होंने बताया। क्योंकि हमने लिस्ट आपको नहीं दिया, क्योंकि पूछा नहीं जाता है, सिर्फ ये पूछा कितने सीलगुण दिए, इसलिए हमने लिखा कि 16 प्रकार का दिया। ज्यादा इसमें नहीं देखना है। कैटल ने सीलगुणों को मापने के लिए, यानी किसमें किस तरह के सीलगुण है, किसका पर्सनालिटी किस तरह का है, उन्होंने एक स्केल बनाई जिस मापनी का नाम क्या है, 16 PF नाम दिया गया था। आपको याद रखना है, जो कैटल जो दिया था, कैटल ने जो मनोवैज्ञानिक, उसने सीलगुणों की संख्या 16 रखा था और जो मापनी है उसका क्या था, 16 PF नाम दिया था। ये 2 चीज आपको याद रखना है कैटल के बारे में। नेक्स्ट है जूंग का मनोवैज्ञानिक गुण सिद्धांत। किसका, जूंग का। जूंग का आपने क्या किया था, जो टाइप ऑफ पर्सनालिटी में देखा था, जो 3 प्रकार के उन्होंने बताया था, जो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी या उभयमुखी बताया था। यहाँ पे हमें वही जूंग का क्या है, मनोवैज्ञानिक गुण सिद्धांत देखेंगे। साइकोलॉजिकल ट्रेट थ्योरी ऑफ जूंग देखेंगे, साइकोलॉजिकल ट्रेट थ्योरी। जूंग के अनुसार चेतन मन अचेतन मन का ही परिणाम होता है। चेतन मन और क्या यहाँ पे अचेतन मन, यानी चेतन और अचेतन। चेतन अर्थात जो कॉन्शियस
जो माइंड है, जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, आप सुन रहे हो, ये जो है क्या है, अभी जो काम हो रहा है क्या कॉन्शियस माइंड का काम है जो प्रेजेंट में हम लोग कर रहे हैं। जो अनकॉन्शियस माइंड का जिसको हम अचेतन मन कहते हैं, यानी क्या है वो जिसका विस्तृत रूप होता है, जो क्या होता है सुषुप्ता अवस्था में रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं अचेतन मन। तो बताइए चेतन मन जो है अचेतन मन का ही क्या है परिणाम होता है। यानी जुंग ने अचेतन मन की सामग्री को दो प्रकारों में बांटा है, अर्थात जो हम अभी जो कर रहे हैं वो क्या है हमारे अचेतन मन अर्थात अनकॉन्शियस माइंड में पहले से क्या था संचित था, उसी का परिणाम है कि हम इस तरह का क्या कर रहे हैं व्यवहार कर रहे हैं। अर्थात जो बताया 70% का जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो क्या जन्म से पहले हो गया। फिर देखा है कि आपने जो शैशवावस्था में किस तरह का पर्सनल डेवलपमेंट है जो उसके अचेतन मन में जाके जमा हो जाता है, इसके बाद जाके किशोरावस्था में आया। इस तरह से जो डेवलपमेंट का जो स्टेज था उसमें जो इच्छाएं थी जो उन्होंने देखा वो सारे चीज उसके अचेतन मन में जमा हो गया और बाद में क्या कर रहा है वही चेतन मन को क्या कर रहा है प्रभावित कर रहा है। इसीलिए इसने क्या क्या अचेतन मन का दो प्रकार बताया, उसी के ऊपर इन्होंने क्या क्या जुंग ने बात किया और सिद्धांत दिया। तो पहला जो है इन दोनों में से क्या व्यक्तिक अचेतन से संबंधित, यानी जो व्यक्ति रिलेटेड टू पर्सनल अनकॉन्शियसनेस, इसमें क्या होता है इसमें स्मृतियां अनुभव और इच्छाएं होती हैं जो दमित होती हैं, किसमें जो है व्यक्तिक अचेतन, और दूसरा क्या सामूहिक अचेतन मन से संबंधित जो क्या रिलेटेड टू कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। इसमें वे तत्व होते हैं जो पूर्वजों के वंशानुक्रम द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। अर्थात दो तरह का अचेतन मन बताया। इस तरह का जो व्यक्तिक जो अचेतन मन है इसका अर्थात इन्वायरमेंट से हम जोड़कर देखेंगे। जो व्यक्तिक अचेतन मन से जो संबंधित है अर्थात बच्चा जब आया इस पृथ्वी पे तो वो क्या हुआ अपनी इच्छाओं को प्राप्ति के लिए कोशिश किया, लेकिन उसकी इच्छाएं प्राप्त नहीं हुई, या उसके साथ कोई जो व्यवहार किया, कोई गलत व्यवहार किया, या कोई अच्छा बहुत ही एक्साइटेड वाला उसके साथ काम हुआ, तो कोई भी चीज हो, खुशी का काम हो बहुत ज्यादा या बहुत ही ज्यादा उसके साथ दुख वाला व्यवहार हो, या उसकी इच्छाएं पूरी ना हुआ हो, वो सारी चीजें उसके जाके अचेतन मन में जमा हो जाती है। अर्थात वो अपनी इच्छाओं को क्या दमन कर देता है, जिससे उसकी पर्सनालिटी क्या होती है बाद में प्रभावित होती है। तो वही क्या व्यक्ति का अचेतन मन समझ आता है क्या जो दमित इच्छाएं हैं, जो इच्छाएं उसके साथ पूरा नहीं हुआ, जो इच्छाएं उसी को क्या दमन करके रखा गया था, इससे रिलेटेड होता है। दूसरा उन्होंने बताया सामूहिक अचेतन मन, ये किससे रिलेटेड होगा, चूंकि ये पूर्वजों के वंशानुक्रम द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, अर्थात उसका हेरिडिटी प्रॉब्लम के कारण, हेरिडिटी से जो उसको गुण प्राप्त हुआ, हेरिडिटी अर्थात उसके जो पूर्वज है, दादा दादी है, मम्मी पापा है, उससे जो उसको मिला और वो जो उसके साथ विकसित हो रहा है, उसके पर्सनैलिटी में चेंजेस आ रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं सामूहिक अचेतन मन से संबंधित है। दो प्रकार का दिया, तो पहला इन्वायरमेंट से रिलेटेड था, दूसरा क्या है हेरिडिटी से क्या रिलेटेड है। तो पर्सनैलिटी में क्या हेरिडिटी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि 70% पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट जन्म से पहले ही हो जाता है गर्भावस्था में, और उसके बाद 30% बाहर जो एनवायरमेंट के कारण होता है। इसीलिए हेरिडिटी भी क्या है बहुत ही असर डालता है। आप भी देखे होंगे कि अभी भी समाज में जो देखते हैं विभिन्न वर्ग है, विभिन्न जाति है, उसका जो बच्चे होते हैं वो भी उसी तरह का व्यवहार करते हैं, अर्थात क्या उसमें ये इस तरह का हेरिडिटी का गुण आ जाता है जिसमें पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरा देखेंगे नेक्स्ट जो है फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, उसके बाद क्या मनोसामाजिक सिद्धांत किसका है एरिक एरिक्सन का। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे दूसरे वीडियो के में देखेंगे, जो नेक्स्ट क्लासेस होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि जो फ्राइड है सिगमंड फ्राइड है उन्होंने पर्सनैलिटी के बारे में क्या कहा, क्योंकि इसके डिटेल्स में देखना है, ये आपके सिलेबस में है। और मनोसाइंस किसका एरिक एरिक्सन के बारे में भी देखेंगे कि ये भी आपके सिलेबस में, इसलिए इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। और अभी हम देखते हैं पर्सनैलिटी के आगे और क्या है। तो पर्सनैलिटी के जो मापते हैं, मापन की जो विधियां, इसके बारे में देखते हैं, दो थ्योरी जो बाद में देखेंगे बाद में। और अभी ये पहले मापते कैसे हैं, तो तीन तरह से मापते हैं, एक है सब्जेक्टिव मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड और क्या है प्रोजेक्ट मेथड। ये तीनों प्रकार देखेंगे। इन तीनों प्रकार में किस तरह के जो टेस्ट है वो देखेंगे पर्सनैलिटी के अंतर्गत। सब्जेक्टिव मेथड में जो आता है उसमें आता है ऑटोबायोग्राफी आता है, जो सब्जेक्टिव है व्यक्तिपरक विधि जो है जिसको आत्मकथा कहते हैं। इसके बाद आता है केस हिस्ट्री आता है जो व्यक्तिवृत्त होता है। उसके बाद इंटरव्यू मेथड है, साक्षात्कार विधि क्या आता है सब्जेक्टिव मेथड के अंतर्गत आता है। उसके बाद है क्वेश्चनर मेथड यानी प्रश्नावली विधि जिसमें प्रश्न करते हैं विभिन्न तरह का, इसके बारे में भी सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। इसके बाद दूसरा था कि आपका ऑब्जेक्टिव मेथड जो वस्तुनिष्ठ विधि है, इसमें क्या क्या आता है ऑब्जर्वेशन मेथड यानी अवलोकन विधि, दूसरा है कंट्रोल ऑब्जर्वेशन नियंत्रित अवलोकन, और एक होता है
कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। यानी ऑब्जर्वेशन का क्या है, दो पार्ट है। वहीं पे है सिचुएशनल टेस्ट यानी परिस्थितिक जन्य परीक्षण, या रेटिंग स्केल जिसको कहते हैं दर्जा पैमाने, या सोशियो मैट्रिक मेथड यानी सामाजिक मीट्रिक विधि। उसके बाद है पर्सनैलिटी इन्वेंटरी यानी व्यक्ति तत्व सूची। तीसरा जो है वह है प्रोजेक्ट मेथड। इसमें भी बहुत सारे टेस्ट हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट है। सारे टेस्ट आपको जानना है, कुछ कुछ टेस्ट के बारे में जानना है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है तो बहुत सारा। जब जो प्रोजेक्ट जो मेथड है प्रक्षेपी विधि है, इसमें क्या आता है, रोसाक्स इंक बोल्ट टेस्ट, ये भी है। कभी कभी बहुत बार ये आपको पूछा गया है एग्जाम में। रोसार का स्याही धब्बा परीक्षण है, द थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जिसको टैट कहते हैं। बस इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है। टैट का फुल फॉर्म क्या होता है, थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, क्योंकि ये भी पूछा था टैट का फुल फॉर्म क्या है, ये भी है। चिल्ड्रेन एप्रिसिएटिंग टेस्ट, कैट यहाँ पे चला गया, यहां से होगा, यह होगा चिल्ड्रेन एप्रिसिएटिंग टेस्ट कहते हैं, कैट। सीएटी का फुल फॉर्म ये भी पूछा जाता है, बच्चों के धारणा परीक्षण। इसके बाद है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, वाक्य पूर्णता परीक्षण। वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट, विश्व संघ परीक्षण। फ्री एसोसिएशन टेस्ट, निःशुल्क एसोसिएशन टेस्ट है। फीचर ऑफ हैंड राइटिंग, लिखावट की विशेषताएं। स्टोरी टेलिंग एंड स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट यानी कहानी सुनना और सुनाना, समापन परीक्षण। तो इस तरह के कई सारे क्या है, 3 टेस्ट आपको बताया। 3 टेस्ट के अंतर्गत बहुत सारे टेस्ट हैं। अब देखते हैं कि पहला जो था सब्जेक्टिव मेथड, जिसको आत्मनिष्ठ विधियां कहते हैं। सब्जेक्टिव मेथड होता क्या है, सब्जेक्टिव मेथड में क्या करते हैं, एक समय में एक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करते हैं। जिस विधि से किया जाता है इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव मेथड कहते हैं। अर्थात एक समय में जब हम टेस्ट ले रहे हैं तो एक समय हम सिर्फ एक ही व्यक्ति का क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव मेथड। वहीं पर जब देखते हैं कि वस्तुनिष्ठ विधि में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव मेथड में एक समय में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के व्यक्तित्व का हम लोग मापन कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव मेथड। वहीं पे तीसरा जो आपका था प्रोजेक्ट मेथड, इसमें क्या करते हैं, अगर हम व्यक्ति के मन का बगैर उसके बताए अप्रत्यक्ष ढंग से अध्ययन करते हैं तो वह क्या कहलाता है, आपका प्रोजेक्ट मेथड कहलाता है। यानी हम जिसका टेस्ट ले रहे हैं उसको पता ही नहीं कि हम उसके व्यक्तित्व का टेस्ट ले रहे हैं और उसका टेस्ट हो जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्टिव मेथड कहते हैं। बहुत सारे स्कूल में देखेंगे प्रोजेक्ट वगैरह देख करके बच्चों को दिया आता है, फिर प्रोजेक्ट वो घर से करके लाता है, उसको कलेक्ट कर ले आता है, उसके बाद उसके जो टेस्ट लेते हैं तो उसी को, यानी बच्चों को तो पता ही नहीं कि उसका क्या हो रहा है, पर्सनैलिटी टेस्ट हो रहा है। तो इस तरह से क्या है, ये प्रोजेक्ट मेथड है। नेक्स्ट देखते हैं एक एक करके। इसके अंतर्गत जो था पहला क्या है, जो अवलोकन, क्या है अवलोकन विधियां, यानी ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है। जब हम अपनी 5 इंद्रियों आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का अवलोकन करते हैं, वह अवलोकन विधि कहलाती है। व्यवहार को मापने की सबसे क्या है, प्राचीन विधि है। तो अवलोकन विधि में हम क्या करेंगे, एक समय में क्या कर सकते हैं, 1 या 2 का या एक ही को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। तो हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा किसी को, यानी उसकी सारी पर्सनैलिटी को जब टेस्ट करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। साक्षात्कार विधि आता है, इसमें क्या इंटरव्यू मेथड, ये भी क्या है, एक समय में हम सिर्फ एक का कर सकते हैं, एक ही समय कई सारा इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं, एक व्यक्ति का इंटरव्यू एक समय में लेते हैं। तो यह एक मौखिक विधि, इसे इंटरव्यू कहते हैं, मेथड कहते हैं। जब हम जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो वह साक्षात्कार विधि के अंतर्गत आता है। यह एक दूसरे के आमने सामने प्रत्यक्ष बैठकर की जाने वाली क्या है, विधि है। यानी आमने सामने बैठते हैं, जैसे आप लोग भी एग्जाम देंगे, उसके बाद आप लोग का भी जब क्या होगा, इंटरव्यू होगा, तो आमने सामने क्या बैठ करके क्वेश्चन किया जाएगा, तो इसी विधि के अंतर्गत आएगा। क्योंकि एक समय में क्या होगा, एक आदमी से पूछा जाएगा और उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाएगा। यानी इंटरव्यू में क्या है, सब जब जाएंगे आप तो वहां पे क्या होगा, सिर्फ आपको नॉलेज नहीं देखा जाएगा, नॉलेज के लिए तो आपका एग्जाम ले लिया गया, यानी आप जो टेस्ट दे, आपका नॉलेज के लिए एग्जाम है, लेकिन जब इंटरव्यू में जाएंगे उसमें आपको पर्सनैलिटी देखा जाता है कि आप किस तरह से, ये नहीं कि आप जो सारा आंसर राइट दे देगा आपको क्या 10 में 10 दे देगा, ऐसा नहीं है। आप देखेगा कि आपका उठना बैठना कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, किस तरह से भाषा आप प्रेषित कर पा रहे हैं, आपका पर्सनैलिटी कैसा है। इंटरव्यू अर्थात क्या, आपका वो पर्सनैलिटी टेस्ट लेगा, इसलिए बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, साक्षात्कार विधि, यानी एक समय में क्या कर रहा है, एक का
हाँ, पर्सनैलिटी टेस्ट हम लोग लेते हैं। इसके बाद आता है जीवन इतिहास विधि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीवन इतिहास विधि या जीवन गाथा विधि। हम मान लिया इंटरव्यू ले रहे हैं तो उससे उसके पर्सनैलिटी तो क्या है, कोई भी व्यक्ति आया, मान लिया आप ही जब इंटरव्यू देने गए, वो आदमी आपको कभी देखा ही नहीं है, फर्स्ट टाइम आपको देखेगा, 5 मिनट आपसे बात करेगा और आपका क्या करेगा, पर्सनैलिटी का आकलन करेगा। तो सिर्फ 5 मिनट आपसे बात करके आपके पूरे पर्सनैलिटी का आकलन कर दे और रिजल्ट कर दे, ये भी सही नहीं है, क्योंकि उस 5 मिनट में उसने क्या जान लिया, क्योंकि आपको हो सकता है कि आपका पर्सनैलिटी कुछ और हो या आपके जीवन में कुछ और ही रहा हो, लेकिन तो तुरंत नहीं बता सकता है ना पूरे जिंदगी के आपके बात को। इसलिए ये विधि क्या सही है, जीवन इतिहास विधि या जीवन गाथा विधि। इस विधि के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, पहले देखिए इस विधि के प्रवर्तक कौन है, टाइडमैन। ये याद रखिएगा कौन है, टाइडमैन है इस विधि के प्रवर्तक। अगर आपको किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानना है तो आप उस व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का अध्ययन कीजिए। यानी ये विधि बहुत ही अच्छा है, इसमें क्या हम ज्यादा जान सकते हैं। जो इंटरव्यू में हम सिर्फ थोड़ा जान सकते हैं कि किस तरह का है, लेकिन इस विधि के अंतर्गत उसे जीवन इतिहास के बारे में जानेंगे, उसका इतिहास पढ़ेंगे, उसका हिस्ट्री, बचपन में कैसा था, जवानी में कैसा था, अब कैसा है। इस तरह से हम जो पूरा उसका हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके बारे में, उसके जीवन के बारे में, तो हम अच्छी तरह से जान पाएंगे उसका पर्सनैलिटी कैसा था या किस तरह से चेंज है। इसे हम लोग जीवन इतिहास विधि कहते हैं। जब किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में विलक्षण आ जाता है या सामान्य व्यक्ति से अलग व्यवहार क्या करते हैं, तब हम इस विधि का अध्ययन करते हैं। तो पूरे जीवन के बारे में जानना हो तो हम लोग जीवन इतिहास विधि या जीवन गाथा विधि का अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनियर मेथड। यह विधि वुडवर्थ द्वारा दी गई थी। किसने दिया था इसको, वुडवर्थ ने दिया था। यह विधि लिखित विधि होती है। अध्यापक द्वारा बच्चों को कुछ प्रश्न दिए जाते हैं और उनको बोला जाता है इसे घर से हल करके लाना है। यह प्रश्नावली विधि के अंतर्गत आता है। अर्थात बच्चों को कुछ प्रश्न दे दिया गया, अर्थात एक साथ बहुत सारे बच्चों को दिया जा सकता है। उसके बाद बच्चे इसको घर से करके लाएंगे, उसके ऊपर उसका क्या क्या आकलन किया जाएगा, किसने किस तरह का क्या है क्वेश्चन का आंसर दिया। यदि वो बच्चे अपने आप से किए हो तो सही सही क्या होगा, उसका आकलन किया जाएगा, वरना क्या होगा, यदि वो किसी का हेल्प लिया है तो उसके पर्सनैलिटी का सही से आकलन नहीं कर सकते हैं। अब वर्तमान में जो है प्रमुख रूप से 4 प्रकार के प्रश्नावली विधि प्रयोग किया जाता है। प्रश्नावली विधि का भी कई पार्ट है। तो पहला क्या है, जो है बंद प्रश्नावली है, खुली प्रश्नावली है, चित्र प्रश्नावली और क्या है, मिश्रित प्रश्नावली है। तो देखेंगे क्या जो है बंद प्रश्नावली क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोज क्वेश्चनर। तो इसमें पूछे गए प्रश्न केवल हाँ या नहीं में देने होते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं बंद प्रश्नावली। यानी आपका ऐसा क्वेश्चन रहेगा, उसमें यस और नो में आपको आंसर देना है। इसके बाद क्या होता है, खुली प्रश्नावली में क्या होता है, इस प्रश्नावली उत्तर वाक्य के रूप में लिखने होते हैं। अर्थात आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसका आपको सेंटेंस बना करके कई सेंटेंस में आपको लिखना है। इसीलिए क्या है, अपने विचार इसमें क्या करना है, प्रस्तुत करना हो सकता है। इसलिए क्या है, कई खुली इसको प्रश्नावली कहा गया है। चित्र प्रश्नावली में क्या, इसमें प्रश्नों के कुछ चित्र दिए रहते हैं, चित्र आपको प्रोवाइड किया जाता है और व्यक्ति को चित्र को देखकर क्या प्रश्न का उत्तर देना होता है, उसको हम लोग कहते हैं चित्र प्रश्नावली। वहीं पर मिश्रित प्रश्नावली क्या, यह तीनों प्रश्नावलियों का क्या होता है, मिश्रण है, उसी को हम लोग कहते हैं मिश्रित प्रश्नावली। तो प्रश्नावली विधि क्या होता है, 4 प्रकार का होता है। 4 तरह से क्या करते हैं हम बच्चों के व्यक्तित्व, उसके पर्सनालिटी का क्या करते हैं, आकलन करते हैं इस विधि के द्वारा। इसके बाद जो है, जैसे उदाहरण के लिए लिखिए, जैसे कॉफी या चाय, कॉफी पीना सेहत के लिए हानिकारक है। अब इस तरह का एक मान लिया लाइन दे दिया गया, इसके ऊपर जब क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप इससे सहमत है, उसके लिए मान लीजिए 1 नंबर दिया जा रहा है। आप सहमत है या असहमत है, उसके लिए 1 मार्क, या कुछ कहा नहीं जा सकता, उसके लिए मार्क्स दिया गया। इस तरह का जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्धारण मापन विधिया, असेसमेंट मेजरमेंट क्या कहते हैं, मेथड कहते हैं। इस उदाहरण के माध्यम से व्यक्ति अपने विचार क्या करता है, प्रस्तुत करता है कि कौन सा उत्तर क्या है, सही है, तो वह व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण मापन कहलाता है। यानी जिस तरह का वो क्या करेगा, जो सहमत है, असहमत है या कुछ कहा नहीं जा सकता है, इस तरह का आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा टीवी वगैरह पे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, असेसमेंट मेजरमेंट मेथड कहते हैं। वहीं पर इसमें गुण और अवगुण का जब बात करें तो गुण में जैसे सच बोलना है, आदर करना है। अवगुण में क्या आ जाएगा, आलसी और कामचोरी क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत आ जाता है। दूसरा है समाज मिति विधि, यानी सोशियोमेट्रिक मेथड। सोशियोमेट्रिक मेथड जो इस विधि JL मेरिनो के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, JL मेरिनो के द्वारा
दी गई थी जब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में अन्य व्यक्तियों से पूछा जाता है, समाज के द्वारा उसका अध्ययन किया जाता है, तो सामाजिक विधि भी कहा जाता है। इस तरह से हम जिसका पर्सनैलिटी टेस्ट ले रहे हैं, जिसका आकलन करें, उसको पता नहीं है, हम दूसरे व्यक्ति से क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, यानी उसके अगल बगल के लोग के बारे में। जैसे आप मान लीजिए किसी लड़का लड़की का जब शादी होता है तो हम क्या करते हैं, जिसके यहाँ हम लड़का लड़की देखने जाते हैं उसके अगल बगल के घर वालों से भी क्या करते हैं, पूछताछ करते हैं कि लड़का कैसा है, क्या है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका पर्सनैलिटी कैसा है। तो इस विधि के अंतर्गत आ जाता है, यानी समाज के लोग उसके बारे में क्या करते हैं, जो किस तरह का राय रखते हैं। तो इसके अंतर्गत ये आता है कौन सा, सोशियोमेट्रिक मेथड है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है क्या, रोसार्क स्याही चिन्ह परीक्षण, अर्थात रोसार्क जो इंक बोल्ड टेस्ट है इंक बोल्ड टेस्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोसार्क परीक्षण का आविष्कार क्या था, 1921 में हरमन रोसार्क ने किया था, इसलिए इसको रोसार्क नाम दिया गया था। स्विस मनोविज्ञान, कहाँ के थे ये, स्विस यानी स्विट्जरलैंड के निवासी थे। आविष्कारक ने क्या था, यह प्रक्षेपण विधि का सबसे प्रचलित एवं मानक परीक्षण है जिसकी विश्वसनीयता, वैधता और उच्च होती है, यानी ज्यादा मानक इसको माना गया था। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है वो देखेंगे, यानी इंक बोल्ड टेस्ट के अंतर्गत इसमें क्या होता है, इस परीक्षण में 10 जो होता है 10 मानकीकृत कार्ड होते हैं। याद रखिएगा जो इंक बोल्ड में कितने कार्ड होते हैं, 10 ठो, जिसमें से 5 क्या होते हैं, काले सफेद तथा 5 विभिन्न रंगों के वाले स्याही के धब्बे वाले कार्ड होते हैं। 5-5 का होता है, 5 क्या होता है, काला सफेद, और 5 क्या होता है, डिफरेंट कलर का कार्ड होता है, या धब्बा वाला कार्ड होता है। तो बच्चों को कार्ड इस प्रकार दिखाया जाता है और बच्चों के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है इस विधि द्वारा। बच्चे इस चित्र को देखकर उसको घोड़ा बताते हैं या कुछ बच्चे हाथी बताते हैं, पर वास्तव में ऐसा चित्र में कुछ भी नहीं होता है। कभी कभी आपने भी देखा होगा, आकाश की तरफ जब देख रहे होंगे, बादल को देखते होंगे तो लगता होगा ये बादल क्या है, इस स्टार बन गया, ये बादल घोड़ा बन गया, ये बादल हाथी की तरह लिख रहा है। मतलब आपके मन में, अचेतन मन में ये पहले से संचित है, इसलिए आप उस तरह का क्या है, कल्पना या इमेजिनेशन कर पा रहे हैं। हालांकि वहां पर कुछ नहीं है, वो बादल कोई भी चित्र नहीं बना रहे, बस अपने आप उसको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। कभी भी आप दीवार पे कोई धब्बा देख रहे हैं तो आपके मन में एक चित्र बन जाता है, अच्छा ये इस तरह से ये क्या है, दिख रहा है, इस तरह का ये चित्र बन रहा है। ये क्या है, आपके अचेतन मन के प्रवृत्ति को क्या कर रहा है, दिखा रहा है। तो इंक बोल्ड टेस्ट में क्या करता है, बच्चे के अचेतन मन में जो संचित है आपके भीतर जो है, आप उसी को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो आपके अचेतन मन में जिस चीज की प्रकृति छुपी हुई है, आप क्या करेंगे, उसी को दिखाएंगे। हालांकि उसने कार्ड जो दिखाया, कार्ड पे किसी भी तरह का चित्र नहीं है, धब्बा है अलग अलग तरह का। तो बच्चे क्या करेंगे, उस धब्बा को देख करके इमेजिनेशन करेंगे, उसको एक चित्र बनाने के, मन में ही चित्र बनाने की कल्पना करते हैं और बताते हैं कि हाँ इसमें हाथी दिख रहा है, हालांकि वहां पे हाथी है नहीं। बोलेगा घोड़ा दिख रहा है, लेकिन वहां घोड़ा है नहीं। इसीलिए इस टेस्ट के द्वारा क्या करता है, बच्चे के अचेतन मन के बारे में पता लगाया जाता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। इसीलिए क्या है, आपका जो रोसार्क जो इंक बोल्ड टेस्ट है, जो रोसार्क हरमन रोसार्क ने दिया था, बहुत ही क्या है, विश्वसनीय है, मानक है और इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। नेक्स्ट है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको टैट कहते हैं। हमने बताया था, इसका आपको नाम याद रखना है, इसका फुल फॉर्म, जिसको थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस विधि में प्रवर्तक सीडी मॉर्गन, इसके प्रवर्तक क्या, सीडी मॉर्गन और मुर्रे हैं। इन्होंने इसमें कुल कार्डों की संख्या 31 लिए, 31। आपको रोसार्क इंक बोल्ड टेस्ट में कितने थे, 10 कार्ड थे, और यहाँ पे कार्डों की संख्या क्या है, 31 है, जिसमें से 30 कार्ड जो है, 30 कार्ड रंगीन होते हैं और एक कार्ड जो होता है सादा यानी बगैर रंग का होता है, यानी व्हाइट कलर का होता है, इसमें किसी भी तरह का कलर नहीं होता है। उसमें क्या था, इंक बोल्ड में 5 कार्ड रंगीन था और 5 में धब्बा था, जबकि यहाँ पे 31 कार्ड है और 30 रंगीन है और एक क्या है, व्हाइट है। और जो टेस्ट है बस इंक बोल्ड टेस्ट की तरह इसका भी टेस्ट किया जाता है, बच्चों को दिखाया जाता है, बच्चे क्या करते हैं, उसको देख करके अलग अलग चीज का नाम बोलते हैं, या चित्र होता है तो चित्र का वो नाम बोलते हैं, उससे भी उसका चेतन मन का पता लगाया जाता है। इसके बाद का जो टेस्ट है वो बालक अंतर्बोध परीक्षण है, CAT कैट इसको कहा जाता है, चिल्ड्रेन एप्रिसिएशन टेस्ट। इस विधि के प्रवर्तक क्या है, लियोपोल्ड बैलक हैं। इसमें कुल कार्डों की संख्या 10 बताई गई है, जिस तरह से वहां इंक बोल्ड में भी 10 था, इसमें भी क्या है, कार्ड 10 है। उसके बाद आता है बडिस्ट अंतर्बोध परीक्षण, जिसको सेट कहते हैं, सेट सीनियर एप्रिसिएशन टेस्ट। इस विधि के प्रवर्तक लियोपोल्ड बैलक है। इसमें भी क्या है, 16 कार्ड है, अलग अलग था, कैट में क्या है 10, जबकि बाद में इसको क्या किया, 16 कार्ड बताया गया और नाम इसका बदल दिया गया। तो कई तरह के क्या है
टेस्ट हैं जिस टेस्ट के माध्यम से बच्चों के क्या पर्सनैलिटी का आकलन किया जाता है। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जिसको आपको याद रखना है। इसके बाद जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। तो जो कारक आज तक आपने कई सारे क्लासेस में पढ़ा, तो यहाँ पे बहुत ही साधारण है किस तरह से फैक्टर रहेगा तो क्या उसका प्रभाव बच्चों पे पड़ेगा, फिर भी थोड़ा जान लेते हैं। तो इसमें क्या तीन तरह के, एक होता है क्या बायोलॉजिकल कारक होता है, और एक क्या होता है हेरिडिटी होता है, यानी बायोलॉजिकल हेरिडिटी, और एक होता है साइकोलॉजिकल, फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं, साइकोलॉजिकल। क्या होता है, एक बायोलॉजिकल हेरिडिटी और एक क्या होता है साइकोलॉजिकल कारक होता है। तीन तो क्या है कारक है जो क्या करता है बच्चों के पर्सनैलिटी, यानी किसी भी बच्चा यानी कोई भी पर्सनैलिटी है किसी का व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। इसमें से हम लोग देखेंगे जो पहला जो क्या है सेक्स है, इंटेलिजेंस है, डक्टलेस ग्लैंड है, नर्वस सिस्टम है, और क्या है बॉडी केमिस्ट्री है। ये क्या है आपका बायोलॉजिकल कारक है। क्या है ये बायोलॉजिकल कारक है, यानी जो पर्सनैलिटी, तो सेक्स अर्थात क्या लड़का है या लड़की है, यानी उसका जो लिंग निर्धारण हो रहा है। तो बच्चा क्या लड़का लड़की, जैसे लड़का का पर्सनैलिटी क्या होता है अलग होता है, और लड़कियों का पर्सनैलिटी क्या होती है अलग होती है। तो ये क्या करता है डिपेंड करता है कि वो किसमें है। इसके बाद क्या इंटेलिजेंस, बुद्धि भी क्या है पर्सनैलिटी को बहुत ही प्रभावित करता है। आप देखेंगे जो प्रखर बुद्धि वाला है, तेज बुद्धि वाला है, वो हर जगह क्या करता है अग्र रहता है, या कहीं भी बहुत जल्दी जवाब दे पाता है, यानी वो किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से क्या करता है सॉल्व कर लेता है। तो उसका प्रतिष्ठा भी बनी रहती है यानी अपने बुद्धि के कारण। और जो क्या है मंद बुद्धि का होता है वो क्या होता है बहुत जगह पिछड़ जाते हैं या अपने आप को फेस नहीं कर पाते हैं सभी जगह पे। तो क्या है बुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है किसको पर्सनैलिटी को प्रभावित करने में। उसके बाद डक्टलेस ग्लैंड है, हमारे शरीर के भीतर बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जहां से क्या होते हैं बहुत सारे क्या होते हैं जूस निकलते हैं या हार्मोन्स निकलते हैं, और जिस तरह के हार्मोन्स निकलेंगे वो उस तरह का क्या करेंगे प्रभाव डालते हैं। मान लीजिए पेनक्रियाज ही है, पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है या इंसुलिन निकलता है जो क्या करता है हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। यदि वही क्या है जो हार्मोन सही से नहीं निकलेगा तो हमारा क्या होगा शुगर लेवल अनकंट्रोल हो जाएगा, और हमारा पर्सनैलिटी जो है हमारा मन है विचलित हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बेचैन हो जाएगा, और हमारा पर्सनैलिटी उससे प्रभावित होगा। और भी बहुत सारे क्या है एड्रेनल ग्लैंड है, वहां से एड्रेनलिन नामक हार्मोन निकलता है जब हम क्या करते हैं अधिक उत्साहित होते हैं, या हम जब अधिक गुस्सा होते हैं एंगर होते हैं तो हमारा बॉडी क्या होता है कंपन महसूस होने लगता है। तो उस बॉडी को क्या होता है कंट्रोल करने के लिए हार्मोन सीक्रेट होता है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे ग्लैंड से बहुत सारे हमारा बॉडी में हार्मोन्स निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं जो हमारे पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं। उसके बाद नर्वस सिस्टम भी है, उसके बाद क्या बॉडी केमिस्ट्री भी है। तो कई तरह के बायोलॉजिकल कारक है, ये सारे क्या फैक्टर्स है, बस आपको फैक्टर याद रखना है कि प्रभावित करता है कि नहीं करता है। ये सारे फैक्टर्स आपका बायोलॉजिकल फैक्टर है जो क्या करता है आपके पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है यानी अफेक्ट करता है। इसके बाद जो देखेंगे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो वातावरण है, वातावरण में क्या आता है वातावरण में जैसे आपका स्कूल का एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट, नेबरहुड है, ज्योग्राफिकल है, उसके बाद है एनवायरनमेंट है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, फैमिली एनवायरनमेंट है, फ्रेंड्स है, पेरेंटल एटीट्यूड, अदर एजेंसीज, एबिलिटी ऑफ पेरेंट्स है, बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी ऑफ पेरेंट्स है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली है, साइज ऑफ द फैमिली है। ये सारा चीज आपके पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है। तो ये क्या है इसमें हम देखेंगे बहुत ही कॉमन बात है, ये आप पढ़ के पता से स्कूल का एनवायरनमेंट अर्थात आपका स्कूल जिस तरह का रहेगा आपका पर्सनैलिटी वैसा ही क्या होगा डेवलप होगा। इससे लोग क्या कर ज्यादा रुपया खर्च करके क्या करते हैं देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों को डालते हैं, उसमें ज्यादा फैसिलिटी है, उसका गेटअप पैसा एक्स्ट्रा जो है तो उसीलिए उसमें डालते हैं जाके उसके बच्चे क्या हो अच्छा उसमें डेवलपमेंट उसका हो सके, उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छा से रहन सहन अच्छा उच्च विचार उसमें उत्पन्न हो सके। वहीं पे सोशल एनवायरनमेंट है, आप जिस समाज में पैदा हुए हैं आपका भी व्यवहार वैसा ही बनेगा। और कुछ लोग हैं जो समाज के विपरीत चले जाते हैं या उसका समाज में नहीं घुल पाते हैं, समाज को उस पर असर नहीं पड़ता, इससे बहुत कम है। लेकिन ज्यादातर लोग हैं जिस समाज में रहेगा उसी तरह का क्या होगा उसका व्यक्तित्व होगा, यानी कहाँ से बिलोंग करता है बहुत ही क्या है डिपेंड करता है। कल्चरल एनवायरनमेंट, कल्चर जैसे संस्कृति भी डालता है प्रभाव, किस संस्कृति से बिलोंग करता है, संस्कृति कैसा है, नेबरहुड बहुत ज्यादा यानी आपके पड़ोसी कैसा है उसका भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट भी बहुत इसका बड़ा फैक्टर है। ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट अर्थात हम लोग जो
बच्चे हैं किस प्रदेश में, गर्म प्रदेश में, ठंडा प्रदेश में, पहाड़ पे है या मैदानी भाग में, कहाँ पे, जिस जगह पे वो है उसी के अनुसार उसको क्या कर रहा है, मन पे, मस्तिष्क पे, शरीर पे उसका प्रभाव पड़ रहा है और उसी तरह का क्या कर रहा है उसमें परिवर्तन आ रहा है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी बहुत सारे धार्मिक संस्थान जो हैं, बच्चे धार्मिक चीज से जुड़ा हुआ है कि नहीं है, धर्म के बारे में ज्ञान है कि नहीं है, जाता है कि नहीं जाता है, इस तरह के हैं अनुसार उस पर असर पड़ता है। फैमिली एनवायरनमेंट, परिवार तो बहुत ही बड़ा कारक है, सबसे महत्वपूर्ण कारक है। आपके परिवार में किस तरह के लोग हैं और परिवार का जो है आपके बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, इसीलिए क्योंकि परिवार में क्या करता है आदमी, सबसे ज्यादा टाइम जो है अपने परिवार के साथ व्यतीत करता है और जब बड़े होते हैं तब फ्रेंड्स आता है और फ्रेंड्स भी क्या करता है उसके ऊपर प्रभाव डालता है। जैसा फ्रेंड्स का संगति मिलेगा बच्चे क्या करेंगे उसी के अनुसार बनना शुरू कर देते हैं। पेरेंटल एटीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण है। अदर एजेंसी भी बहुत सारे इसके एबिलिटी ऑफ पेरेंट्स है, ये सारे कारण है। साइज ऑफ द फैमिली भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। आप देखेंगे जब छोटा फैमिली का साइज होता है तो उसमें बच्चे का मान लीजिए एक दो बच्चा है तो उसमें बच्चों का ज्यादा केयर मिलता है, बच्चे के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, पेरेंट्स का ध्यान बच्चों पर ज्यादा रहता है क्योंकि एक दो बच्चे आसानी से रखा जाता है ख्याल। दादा दादी है और मम्मी पापा और बच्चे हैं तो बहुत अच्छा से क्या करेंगे उसका ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे, जो चाहिए या उसके साथ खेलेंगे, बात करेंगे। लेकिन वहीं पर जब हम फैमिली का साइज बहुत बड़ा देखते हैं, साइज ऑफ द फैमिली बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत सारे उसमें बच्चे हैं, तो क्या होगा, ठीक तरह से क्या है न्यूट्रिशन भी सही से नहीं हो पाता है बहुत जगह पे, यानी हर जो इच्छाएं हैं, हर बच्चे की हर इच्छाओं को हम पूरा नहीं कर पाते हैं, जो क्या था उसे कुंठित हो जाता है, उसके अचेतन मन में वो चीज समा जाता है। तो फैमिली भी क्या करता है, फैमिली का साइज भी बहुत ही इफेक्ट करता है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी है, यानी जो फैमिली है उसका इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो बच्चों का परवरिश अच्छा होता है, उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं तो क्या होता है कुंठा से बाहर निकलता है, उसे कुंठित नहीं हो पाता है। तो ये भी है। तो ये था आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर जो बच्चों के पर्सनैलिटी पे क्या करता है, असर डालता है। वहीं पे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में जब देखते हैं तो क्या आता है, जैसे विल पावर है, इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। जैसे हमने बताया कि पर्सनालिटी का डेवलपमेंट आप जब देख रहे हैं तो 70% तो क्या हुआ, गर्भ में ही हो गया। उसके बाद भी क्या है, कुछ जो है जो शुरू की अवस्था में इन्फेंसी स्टेज में हो गया, किशोरावस्था में हुआ, एडोलसेंस में हुआ। तो इस तरह से जब सारा पर्सनैलिटी पहले ही हो गया तो बाद में क्या क्या उसका चेंजेस नहीं हो सकता है क्यों, विल पावर यानी उसकी इच्छा शक्ति, यानी किसी के भीतर इच्छा शक्ति तो वो अपनी इच्छा शक्ति के कारण क्या कर सकता है, अपने समाज में परिस्थिति चाहे उसका जैसा भी वो क्या करता है अपने पर्सनैलिटी में बदलाव ला सकता है, अपने व्यवहार में बदलाव ला सकता है। तो इच्छा शक्ति क्या है, बहुत ही जरूरी है। और यदि वो इच्छा शक्ति उसके पास नहीं है अच्छा बनने की, अपने पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने की, तो क्या होगा, समाज के साथ जिस तरह से है उसी तरह से घुल मिल जाएगा, वैसा ही उसका व्यवहार बनेगा। इंटेलिजेंस जो मैमल डेवलपमेंट है ये भी आता है। इंटेलिजेंस आपने बताया, इंटेलिजेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। हेरिडिटी तो क्या है, ये जो दिमाग यानी बुद्धि दिमाग से होता है, तो इंटेलिजेंस तो बुद्धि क्या आ जाएगा, साइकोलॉजिकल फैक्टर हो जाएगा। एस्पिरेशंस लेवल एंड अचीवमेंट, मोटिवेशन है, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड है, अदर साइकोलॉजिकल फैक्टर भी इसमें बहुत सारे आते हैं। तो ये क्या था, जो फैक्टर है जो क्या कर रहा है, आपके जो पर्सनैलिटी है उसको अफेक्ट कर रहा है। तो आज का ये जो वीडियो था इसमें हमने देखा कि पर्सनैलिटी का, इसके बाद का जो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे जो एरिक्सन और सिगमंड फ्राइड के जो पर्सनैलिटी जो है इसके ऊपर उन्होंने किस तरह का थ्योरी दिया। तो हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद।